और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम नितिन को देखते हैं। उसकी मॉम ने उसे मैसेज किया होता है कि अगर तुम्हारे फादर तुम्हें कॉल करें या फिर मैसेज करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना। बट नितिन सोचता है कि पिछले कई सालों से फादर ने तो मुझसे फ़ोन पर बात ही नहीं की है। इसके बाद वह किचन की ओर जाने लगता है और उसे वहाँ डिलीवरी से आया हुआ सामान दोबारा से बिखरा दिखाई देता है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही इसे ठीक से रखा हुआ था। उसे लगता है शायद ये सब समीर ने अपने काम पर जाने से पहले किया होगा। फिर जब वो फ्रिज के अंदर सारा खाने पीने का सामान यहाँ वहाँ बिखरा देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई चूहा तो नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी नज़र फ्रिज के नीचे की ओर जाती है, जहाँ काफ़ी सारे लंबे बाल गिरे हुए थे। अब रात के टाइम नितिन इस बारे में समीर से पूछता है। देन समीर बताता है कि सुबह वो अपने काम पर जाने में लेट हो गया था, इसलिए वो थोड़ी जल्दी में था। शायद उससे जल्दबाजी में फ्रिज का सामान बिखर गया होगा और उसे गलती से डिलीवरी के सामान पर पैर लग गया था, जिसकी वजह से सामान यहाँ वहाँ हो गया। असल में नितिन उससे ये सब थोड़ा गुस्से में पूछ रहा होता है, तो समीर उससे कहता है कि अरे शांत हो जाओ, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। बट नितिन उससे कहता है कि शायद मैं अपने स्ट्रेस की वजह से इस तरीके से बोल रहा हूँ। समीर उससे कहता है कि तुम्हारे साथ चीज़ें अभी कुछ ठीक सी नहीं चल रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। मेरी कंपनी में ज़्यादा लोग नहीं हैं काम करने के लिए, इसीलिए वो अभी बहुत हायरिंग कर रही है। नितिन उससे थोड़ा सीरियस टोन में कहता है कि मैं उस तरीके की कंपनी में कैसे काम कर सकता हूँ। लेकिन फिर वह थोड़ा शांत होकर कहता है कि मेरा मतलब, मैं तो बहुत लेज़ी हूँ और वहाँ मुझसे हार्ड वर्क नहीं हो पाएगा। समीर समझ जाता है कि अभी नितिन का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। नितिन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि शायद मुझे तुमसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। समीर कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें क्या करना है। फिर वो उसे कुछ पैक हुआ खाना देता है और बताता है कि जब मेरी मॉम को पता लगा कि तुम यहाँ आए हो तो उन्होंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। नितिन पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ रहती है। समीर कहता है कि इसी टाउन के आसपास। यहाँ समीर उसे बताता है कि इस टाउन में काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स कुछ तो चेक कर रहे हैं, पक्का कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। नाउ अब स्क्रीन शिफ्ट होता है उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स पर, जो कि असल में मोनिका के मिसिंग केस की वजह से टाउन में चेकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मोनिका को गायब हुए कई दिन बीत चुके थे। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को बताता है कि मोनिका का फ़ोन हमें इसी टाउन के बाहर पार्क टेक कार में मिला है। हमें पता चलता है कि वो कार नितिन के फादर की है और वो भी कई दिनों से गायब हैं। यहाँ सीनियर ऑफिसर अपने पार्टनर से इस एरिया के सिक्योरिटी कैमरास चेक करने के लिए कहता है और साथ ही मोनिका के सोशल मीडिया अकाउंट और बाकी कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद वे वहाँ से कहीं और जाने लगते हैं, बट तभी हम देखते हैं कि पीछे एक गटर के ढक्कन के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है कि प्लीज़ मत जाओ, मेरी मदद करो। लेकिन वो इतनी धीमी होती है कि पुलिस ऑफिसर्स उसे नहीं सुन पाते और वहाँ से चले जाते हैं। अब मोनिका की मिसिंग रिपोर्ट सारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाई देती है और न्यूज़ से हमें पता चलता है कि अभी पुलिस को नितिन के फादर पर शक है, क्योंकि उनके कार के अंदर मोनिका का मोबाइल मिला था। अगले दिन हमें नितिन दिखाई देता है जो अपने मोबाइल को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में लोग मोनिका के मिसिंग होने का रीज़न नितिन के फादर को बता रहे होते हैं कि वही इस चीज़ के अपराधी हैं। लेकिन तभी हम पुलिस स्टेशन में नितिन की मॉम को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर से बोल रही होती है कि आपने मेरे हस्बैंड की तस्वीर इंटरनेट में क्यों फैलाई। सब लोगों को लग रहा है कि उन्होंने ही उस लड़की का किडनैप किया है, बट ऑफिसर कहता है कि हमने ये सब नहीं किया। वहाँ नितिन भी आया होता है जो अपनी मॉम को शांत रहने के लिए कहता है, बट उसकी मॉम नितिन को ही शांत रहने के लिए बोलती है। यहाँ ऑफिसर उन्हें बताता है कि नितिन के फादर की कार के अंदर उन्हें मोनिका का फ़ोन मिला है, जिसकी वजह से पुलिस को उन पर शक है। बट नितिन की मॉम उनसे कहती है कि इससे ये साबित तो नहीं होता कि ये सब मेरे हस्बैंड ने किया है। यहाँ उसकी मॉम उन्हें बताती है कि लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है और कई लोग तो उसके घर पर पत्थर मारकर उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब नितिन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ टाइम के लिए उसकी मॉम को अपने पास रख लें ताकि वो सेफ रह सके। इसके बाद जब नितिन अपने रूम की ओर जा रहा होता है तभी पीछे से एक औरत जिसका नाम कामिनी है, वो नितिन को बोलती है कि तो तुम ही हो वो जो यहाँ सिगरेट पीकर गिरा देते हो। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये कौन कर रहा है। असल में कामिनी उसी बिल्डिंग की मकान मालकिन होती है जहाँ अभी नितिन रह रहा होता है। साथ ही ये वो औरत है जिसे पहले हमने उस अबांडन बिल्डिंग में देखा था। जब नितिन को ये पता चलता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर वो अपनी गिरी हुई सिगरेट उठाने लगता है। कामिनी उससे पूछती है, क्या तुम समीर के दोस्त हो? नितिन कहता है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता?
वो बोलती है, यहाँ बस एक ही जवान लड़का रहता है, क्या तुम उसके साथ रहते हो? नितिन हाँ बोलता है और फिर वो बोलती है, तुम अब जा सकते हो। अब नितिन अपने रूम की ओर चला जाता है और ऊपर आकर वो कामिनी को बताता है कि हमारे बगल वाले अपार्टमेंट, जिसका नाम 201 है, उसमें से बहुत ख़राब सब्जियों की बदबू आ रही है और शायद जो भी वहाँ रहता है वो कभी बाहर भी नहीं आता। लेकिन वो बोलती है, ये क्या कह रहे हो, वहाँ तो कोई नहीं रहता। इसके बाद वो ऊपर आकर उसी अपार्टमेंट को खोलकर नितिन को दिखाती है और वहाँ सच में कोई नहीं होता। वो नितिन से कहती है कि बदबू ज़रूर पाइप से आ रही होगी, मैं इसे देख लूँगी। फिर नितिन उसे थैंक यू कहकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद हम कामिनी को बाहर चलते हुए देखते हैं और वो बोल रही होती है, लगता है चूहा अंदर आ गया है। और इसी के साथ ये चैप्टर 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।